इस इंडिया के सभी फ्यूचर स्टार का मैं डॉक्टर संजय यादव, आपका एसवाई सर इटूज इंडिया में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज आपके सामने जेईई एडवांस के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका एपिसोड 3 लेके प्रेजेंट हुआ। देखो बेटा, जो क्वेश्चन मैं यहां प्रैक्टिस करा रहा हूं एग्जैक्टली हूबहू क्वेश्चन मिले ये जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ उसके पीछे जो कंसेप्ट सिखा रहा हूं, जो चीजें बता रहा हूं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और आई एम श्योर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ओके, जैसे आपको आईयूपीएससी नेमिंग पता है तो आईयूपीएससी नेमिंग में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जाम्पल लिखे जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको रूल पता है तो आप उस रूल को अप्लाई करके उसका नाम लिख सकते हैं। आपको आइसोमेरिज्म में चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर पहचानना आता है तो कोई भी एग्जाम्पल दे, अगर आपको तरीका पता है तो क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लेंगे ना। तो इस एपिसोड के थ्रू जो है मैं आपको रिवाइज भी करना चाहता हूं आपके कंसेप्ट को, और जेईई एडवांस के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं ये भी सिखाना चाहता हूं। इसमें मैं सिंगल चॉइस टाइप का क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करने वाले, बहुत सारे बच्चे। ये दिखने में आसान है पर इस क्वेश्चन में गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा। चलिए देखिए आपने क्वेश्चन सही किया या गलत किया है। अच्छा, इसको चेक करने से पहले, मेरे सोल्यूशन को देखने से पहले आप दिए गए लिंक से पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, खुद सॉल्व करेंगे, देन आंसर मैच करेंगे कंसेप्ट। तो सबसे पहला दिया है कि साइक्लोहेक्सीन का रिएक्शन अगर हम एनबीएस के साथ कराते हैं तो क्या होगा। साइक्लोहेक्सीन हम सब जानते हैं, साइक्लोहेक्सीन के बारे में हम सब जानते हैं। ये एनबीएस से रिएक्शन कराते हैं तो हम ये भी जानते हैं कि एन ब्रोमोसक्सिनामाइड सेलेक्टिव ब्रोमिनेटिंग एजेंट होता है। ये एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बन के हाइड्रोजन पर ब्रोमिनेशन करता है। तो यहाँ पर CCl4 सॉल्वेंट के प्रेजेंस में जब इससे रिएक्शन कराते हैं, हीट करते हैं, HNO की प्रेजेंस में भी आप करा सकते हैं, तो ये एलाइलिक या बेंजाइलिक कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन को हटा के वहां ब्रोमीन लगा देता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अब आपको यहां क्या याद रखना है कि जहां भी हम एनबीएस देखेंगे इसका मतलब हुआ कि एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पर ब्रोमीन आ सकता है। फिर इसके बाद इसका रिएक्शन हम NaOH के साथ करा रहे हैं, कुछ नहीं, इसका रिएक्शन आप NaOH के साथ कराएंगे। यहाँ हीट नहीं दिया है इसलिए इलिमिनेशन नहीं होगा। ये NaOH यहाँ से Br को रिप्लेस कर देगा और यहाँ पर ये एलाइल एल्कोहल बनने के चांसेस है, ये एल्कोहल बनने के चांसेस है। और आप जानते हैं कि एलाइल और बेंजाइल एल्कोहल का रिएक्शन MnO2 के साथ कराते हैं तो ये इल को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो MnO2 क्या करेगा, ये कार्बन का ऑक्सीडेशन कर देगा और ये बन जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। बोलेंगे सर इसमें कौन सा दम था, दम तो इसके आगे, यहां तक तो सब आसान है, ये भी आपको पता होगा, ये भी पता होगा। ये है फ्री रेडिकल, ये है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हैलोजन डेरिवेटिव में पढ़ते हैं। ये है एल्काइल हैलाइड का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 मेथड द्वारा होता है। ये SN1 SN2 मेथड द्वारा आपने पढ़ा है। MnO2 क्या एल्कोहल का ऑक्सीडेशन है। अब ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड का रिएक्शन अगर हम ब्रोमीन वाटर के साथ कराते हैं तो क्या होगा, Br2 और ये। चलिए इसे हम नेक्स्ट पेज पर लेके चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अगर हमने यहां पर ये ब्रोमीन लिख दिया, ये Br2, हम सब जानते हैं कि ब्रोमीन का एडिशन एंटी एडिशन प्रोसेस है Br2 CCl4 की प्रेजेंस में। यहाँ पर पिरिडीन भी दे रखा है, या ये क्या करेगा, ये एंटी एडिशन रिएक्शन करता है और ब्रोमीन जो होता है वो एक ब्रोमीन वेज पर तो एक ब्रोमीन डैश पे जुड़ जाएगा, कोई एक ब्रोमीन यहाँ पर वेज पर जुड़ जाएगा तो दूसरा डैश पे। और मुझे पक्का यकीन है कि ज्यादातर बच्चों ने यही वाला ऑप्शन चुना होगा, या तो यहां पर वेज यहां डैश, या ऊपर मतलब उल्टा यहां डैश यहां वेज। इसका मिरर इमेज या ये बनाएंगे, ये बनेगा या इसका मिरर इमेज, ये दोनों ही बनेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, प्रोडक्ट यही होता अगर यहां पिरिडीन नहीं होता तो।
प्रोडक्ट यही होता अगर यहाँ पर बेस पिरिडीन प्रेजेंट नहीं होता तो बिल्कुल। अच्छा, ये दोनों आपस में एनेंशियोमर्स हैं, देख लीजिए, ये कार्बन पर ये ब्रोमीन डैश पर है, यहाँ पर ये वेज पर है, हम सेम कार्बन पे यहाँ पर वेज पर है, यहाँ डैश पर है, ये दोनों ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज है, ये एनेंशियोमर पेयर बना। इनकी बराबर मात्रा बनेगी, ये रेशमिक मिक्सचर बनेगी। लेकिन इसमें जो पिरिडीन प्रेजेंट है बेटा, ये पिरिडीन एक बेस का काम करता। पिरिडीन के बारे में आप सब जानते हैं, ये बहुत अच्छा बेस नहीं होता पर ये बेस होता है। ये बेस क्या करेगा, ये कार्बन का हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। अब जब ये एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये पिरिडीन क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन को चुरा लेगा, और जैसे हाइड्रोजन को चोरी करेगा यहां पर माइनस आएगा, और इस माइनस से रिपेल्ड होकर के ये ब्रोमीन यहां से बाहर भाग जाएगा, और इसके बनने के चांसेस, यहां पर ब्रोमीन रह जाएगा और यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड। इस केस में भी यहां का हाइड्रोजन चोरी करेगा क्योंकि यही हाइड्रोजन एसिडिक है, और यहां पर साइन ऑफ हीट दिया होगा। यहां पर पावर पॉइंट में साइन ऑफ हीट नहीं दिया था, यहां पर लेकिन नहीं दिया, साइन ऑफ हीट भी दिया, Br2 पिरिडीन और हीट भी दिया, और हीट करने से ये एलिमिनेशन प्रोडक्ट जो होगा ये डोमिनेट, इससे भी क्या बनेगा, यही बनेगा, सेम चीज। बिल्कुल। अब ज्यादातर बच्चे क्वेश्चन में इसी को मेजर बनाए होंगे, इन दोनों में से ही एक मेजर होगा, तो उन्होंने ऑप्शन में से ये चुना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये बी ऑप्शन चुना होगा, लेकिन ये गलत ऑप्शन है। इसका बी ऑप्शन नहीं, इसका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। अगर ये पिरिडीन नहीं दिया होता तो बी इज द राइट आंसर, पिरिडीन दिया है तो डी इसका राइट आंसर होगा। यहां पर पिरिडीन के स्थान पे अगर कोई और दिया होगा, बेस होता, हीट कर देंगे, और वो बेस बस ऐसा होना चाहिए जो ब्रोमीन से रिएक्शन न करता हो। ये क्वेश्चन नंबर 1 अच्छा था, मैग्नेस्टिक अप्रोच। नेक्स्ट अगला, अब क्वेश्चन नंबर 2, ये आसान क्वेश्चन है, दिखने में टफ लग रहा है, बहुत सारे ऐसे माया जाल इसमें फैले हुए हैं, कई सारे रिएक्शन दिए हैं, ये सबके सही हो जाएंगे। इसमें बस आपको सीखना है कि जब हम टोल्यूइन, मिथाइल बेंजीन को हम टोल्यूइन कहते हैं, मिथाइल बेंजीन का रिएक्शन K2Cr2O7 से कराते हैं, तो K2Cr2O7 से कराने पर फर्स्ट स्टेप में बन जाता है बेंजोइक एसिड, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। फिर बेंजोइक एसिड का रिएक्शन हम SOCl2 से कराते हैं, तो SOCl2 हमेशा एसिड के OH को रिप्लेस कर देता है, और एल्कोहल है तो उसके OH को भी रिप्लेस कर देता है, और यहां पर बन जाता बेंजोइल एल्कोहल। ओके, ये रिएक्शन है टोल्यूइन के अल्फा कार्बन का ऑक्सीडेशन है, और ये है आपका SOCl2 का एसिड जी। इसके बाद ये स्टेप बनेगा SOCl2, सेकेंड स्टेप के बाद ये बन जाएगा SOCl2, तो ए होगा बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड का रिएक्शन अगर हम अमोनिया से करा के हीट करते हैं, तो अमोनिया एक न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ हेलोजन एक लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, ये SNAE मैकेनिज्म द्वारा यहाँ अटैक करके इस Cl को रिप्लेस कर देगा, और याद रखिएगा ये बन जाएगा बेंजामाइड, ये बन जाएगा बेंजामाइड। बेंजामाइड ये बनेगा बी कंपाउंड। बेटा बी कंपाउंड, ये आसान क्वेश्चन है, बस आपको यहां पर रिवाइज करना है बेंजामाइड के बारे में। अगर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड लिखा हो, या यहां पर एक और रिएजेंट याद करो POCl3 लिखा हो, और इनकी प्रेजेंस में इसको हीट किया जाए, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड हो, POCl3 हो, या PCl5 की प्रेजेंस में भी अगर इसे हीट किया जाए, इन तीनों में से कोई भी, तो यहां से वाटर बाहर निकल जाता है। ये रिएजेंट याद कर लेना आप, और यहां पर बन जाता है ये साइनोबेंजीन, ये सी कंपाउंड्स बन गया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन बस आपको रिवाइज कराना चाहता हूं। यहां पर बेंजोइल क्लोराइड का रिएक्शन H2PdBSO4 से कराते हैं, ये लास्ट एपिसोड में भी मैंने शायद फर्स्ट एपिसोड में बताया था। इसमें ये एसिड हैलाइड का पार्शियल रिडक्शन होके ये बन जाता है एल्डिहाइड, यहां पर बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। Br2NaOH का रिएक्शन एमाइड के साथ कराते हैं, तो ये एमाइन चैप्टर में आपने पढ़ा है कि एमाइड का रिएक्शन अगर हम कराते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ, तो ये बीच का CO हट जाता है और ये बन जाता है एरोमेटिक एमाइंस। ये इस रिएक्शन का नाम क्या है, इस रिएक्शन को कहते हैं हाफमैन
ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन आप लिख सकते हैं। हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन हमेशा एमाइड से एमाइन बनाने का तरीका, 1 डिग्री एमाइन बनाते हैं, चाहे वो एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक एमाइन, दोनों बना सकते हैं, ये बना। अब इस 1 डिग्री एमाइन का रिएक्शन ये है एमाइन बनाने का प्रोसेस, इस ये डी है, डी का रिएक्शन अगर हम क्लोरोफॉर्म और केवेज के साथ कराते हैं तो 1 डिग्री एमाइन का रिएक्शन अगर हम क्लोरोफॉर्म और केवेज के साथ कराते हैं तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट ये भी रिएक्शन है, कार्बिल एमाइन रिएक्शन। आपके एग्जाम में या तो ये कार्बिल एमाइन या हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन या इसी चैप्टर का है एक गैब्रियल थैलमाइड सिंथेसिस ऑफ 1 डिग्री एमीन, यहां से एक क्वेश्चन आने के चांसेस। ओके, एक क्वेश्चन मतलब पैराग्राफ में कहीं भी पूछा जा सकता है। और यहां पर इस रिएक्शन में होता है क्या कि ये बन जाता है आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड, और फिनाइल आइसोसाइनाइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं, ये हाइड्रोलिसिस भी याद करना, तो 20 से इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, तो एक तो वही बनेगा डी, ये डी एनिलीन बनेगा, तो एक तो बन जाएगा एनिलीन और दूसरा बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। अच्छा, आपको बता दूं गैब्रियल थैलमाइड सिंथेसिस ऑफ 1 डिग्री से भी हम एमाइन का फॉर्मेशन करते हैं 1 डिग्री, लेकिन हम उससे एरोमेटिक एमाइन या सारे एमाइन को नहीं बना पाते, पर हम अगर हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन मेथड देखें तो इससे हम हर प्रकार के एमाइंस का फॉर्मेशन। ये है आपके पैराग्राफ के, सॉरी नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब अगला क्वेश्चन शायद मल्टीपल करेक्ट है तो वो कुछ भी पूछ सकता है, ये हमने इसको रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया। अब जो पूछेगा आगे चल के देखते हैं पूछ क्या रहा है। कंपाउंड डी को बोल रहा है कि ये है बेंजाइल एमाइन, जबकि NH2 को बेंजीन से डायरेक्ट अटैच होना चाहिए, तो करेक्ट मैच एमंग फॉलोइंग। ओके, तो ये तो करेक्ट मैच नहीं हुआ, इट्स नॉट ए करेक्ट मैच, क्योंकि ये NH2 अगर इससे सटा होता तो ये करेक्ट मैच होता। नेक्स्ट, कंपाउंड सी, कंपाउंड सी साइनोबेंजीन, कंपाउंड सी साइनोबेंजीन है, ये करेक्ट मैच। कंपाउंड एफ, कंपाउंड एफ के बारे में फॉर्मिक एसिड है, बिल्कुल ये भी करेक्ट मैच। कंपाउंड जी, व्हाट इज जी? कंपाउंड जी, हाँ बेंजल्डिहाइड है, यहां भी जी बेंजल्डिहाइड, ये करेक्ट मैच है। तो आई थिंक आंसर शुड बी ए, नहीं बी सी डी, बी सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीजर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, लेकिन वो उसमें पूछा था इसके मीजो कंपाउंड कितने बनेंगे। देखो क्वेश्चन 2 तरीके से आते हैं, मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था, मैं इस पर चर्चा करूंगा। यहां पर एक काइरल कार्बन एटम जनरेट कर दिया इसने पहले से, और ये काइरल कार्बन की ज्योमेट्री भी, सॉरी कॉन्फ़िगरेशन भी आप बता सकते हैं, ये 1 प्रायोरिटी या 2 प्रायोरिटी है, तो ये आपका आर कॉन्फ़िगरेशन का है, मतलब ये 2 कार्बन का जो काइरल कार्बन है ये आर कॉन्फ़िगरेशन का है, 2R कॉन्फ़िगरेशन, 2R 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2R 2 ब्रोमो ब्यूटेन। बोल रहा है कि इसका हम ब्रोमिनेशन करा रहे हैं 1 इक्विवेलेंट, मतलब मोनोब्रोमिनेशन करा रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ काइरल आइसोमर फॉर्म इन एबव रिएक्शन ये 1 इक्विवेलेंट है, मतलब इस पर एक ही मॉलिक्यूल का अटैक होना चाहिए। तो कितने बनेंगे? अब ये फिक्स है, याद रखिएगा, ये हमेशा आर रहेगा, तब तक इसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदलता जब तक इसका खुद का बॉन्ड नहीं टूटता। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछा। टोटल नंबर ऑफ काइरल आइसोमर फॉर्म इन एबव रिएक्शन, ये इस प्रकार से रिएक्शन करेंगे। ये रहा HCCH3, यहां पर Br लिखा हुआ। कैसे क्वेश्चन करेंगे? अगर इसका ब्रोमिनेशन करेंगे बेटा, तो ब्रोमिनेशन Br2CCl4 से रिएक्शन कराएंगे, तो ये ब्रोमीन यहां पर भी ब्रोमिनेशन कर सकता, मोनोब्रोमो प्रोडक्ट यहां भी बन सकता, तो ये बन, अच्छा यहां पर काइरल कार्बन नहीं बन रहा है तो आप उसे कहीं भी जोड़ सकते हैं, राइट लेफ्ट, तो यहां पर जुड़ा Br, और दूसरा ये कार्बन पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये जैसे है वैसे रहेगा, ये कार्बन पर कोई परिवर्तन नहीं, जैसे है वैसे रहेगा।
1,2 डाइब्रोमो ब्यूटेन। नेक्स्ट, फिर ये ब्रोमीन इस कार्बन पर अटैक करेगा और इस कार्बन पर अटैक करेगा। देखो ये अकेला, ये यही है, ये फिक्स है, इस कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी फिक्स है, ये एक आइसोमर बनेगा। नेक्स्ट, अब अगर इस कार्बन के हाइड्रोजन पर रिएक्शन हुआ तो यहां पर फ्री रेडिकल बनेगा, और फ्री रेडिकल बनेगा तो वो प्लेनर फ्री रेडिकल होगा, उस पर अटैक दोनों तरफ से होगा। खैर यहां पर कोई काइरल कार्बन नहीं बन रहा है, तो ये अटैक किसी भी डायरेक्शन से हो, यहां पर ये अकेले आइसोमर ही बनेगा, दूसरा आइसोमर बनने के चांसेस नहीं। लेकिन बेटा एक इसके आइसोमर्स बनेंगे। दूसरा, अगर ये ब्रोमीन इस कार्बन पर अटैक किया तो यहां पर ब्रोमीन जब जुड़ेगा तो वो दाहिने भी आ सकता है और बाएं भी आ सकता है, अर्थात यहां का कॉन्फ़िगरेशन R भी हो सकता है और S भी हो सकता है। तो यहां पर दो ऑप्शंस हैं, तो तीसरे वाले कार्बन की वजह से दो ऑप्शंस हैं, ये लिख लेंगे। ये थर्ड कार्बन की वजह से एक तो होगा ये, Br ने दाहिने जोड़ लिया, दाहिने जोड़ लिया तो एक ही आइसोमर बना। दूसरा, अगर ये Br बाएं ही जुड़ जाए, लेफ्ट, कुछ क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, ये बनेगा। अच्छा याद रखिए, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अच्छा, इसमें ये ऑप्टिकली इनएक्टिव मीजो आइसोमर भी कहलाएगा, क्योंकि यहां पर दो काइरल कार्बन एटम के साथ ये प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, ये मीजो आइसोमर्स। ठीक है, इसके बाद ब्रोमीन अगर ये इस नीचे वाले चौथे कार्बन एटम पर अटैक करता है तो यहां पर अटैक करने से कोई काइरल कार्बन जनरेट नहीं होगा, तो एक आइसोमर ये बनने के चांसेस। एक ही है। अब सवाल क्या पूछा, टोटल नंबर ऑफ काइरल आइसोमर। देखो काइरल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, ये है ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव, दो ऑप्टिकली एक्टिव हो गए, ये इनएक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो ऑप्टिकली एक्टिव 1 2 3, आंसर शुड बी 3। कोई आपसे पूछे ऑप्टिकली इनएक्टिव, अगर यहां पर ऑप्टिकली एक्टिव के बजाय इनएक्टिव पूछे तो ये इनएक्टिव होगा और एक ये इनएक्टिव। इसमें ऑप्टिकली एक्टिव पूछे तो जवाब होगा 3, ऑप्टिकली इनएक्टिव पूछे तो जवाब होगा, देखो ऑप्टिकली एक्टिव या काइरल पूछे तो जवाब होगा 3, और एक काइरल या ऑप्टिकली इनएक्टिव पूछे तो जवाब होगा 2। लेकिन कोई पूछे मीजो आइसोमर्स कितने बनेंगे, तो मीजो 1 बनेगा। ये पूछा था जे एडवांस में मीजो आइसोमर के बारे में, ये जे एडवांस 2017-18 का पेपर में ये पूछा गया था कि मीजो आइसोमर जो इसका बनता है, मतलब R2 ब्रोमोब्यूटेन या S2 ब्रोमोब्यूटेन ऐसे कुछ दिया हुआ था और बोला था उसका अगर हम एक बार ब्रोमिनेशन कराएं तो उसमें मीजो आइसोमर कितने बनेंगे, तो ये बनेंगे। इसमें इसको फिक्स कर दिया। ओके, अच्छा अगर इसी क्वेश्चन को ये मीजो पूछे कुछ, इसमें कितने इनेंशियोमर पेयर बनेंगे, कितने पेयर इनेंशियोमर बनेंगे, तो याद रखिएगा ऑप्टिकली एक्टिव 3 है पर इसमें कोई भी इनेंशियोमर्स नहीं पेयर बने आपस में, या इनेंशियोमर पेयर 0 बनेगा। कुछ लोग कहते हैं कि जहां ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब बिल्कुल इसका इनेंशियोमर कोई होगा जरूर, इसका इनेंशियोमर्स होगा जरूर, लेकिन ये फिक्स है, ये ऊपर वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है, सिर्फ यहीं पर चेंज हुआ, एक बार ये दाहिने गया एक बार ये बाएं गया। ओके चलो ये हो गया, ये आपने कर दिया। अगर हम इसी क्वेश्चन को पूछते ऐसे, यहां पर हमने इसको फिक्स नहीं किया होता, अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ देते CH3 CH Br और CH2 CH3, मैं यही क्वेश्चन इसके लिए पूछता। अब इसमें फिक्स नहीं किया होता कि यहाँ पर ब्रोमीन R है कि ये S है, तो इसका जवाब कुछ और होता, क्योंकि इसके भी R और S दोनों होने के चांसेस हैं। तो यहाँ इसके जवाब, तो एक बार इसका R बना करके हम आंसर देते, एक बार इसका S मान करके आंसर ऐसे देते, या आप डायरेक्ट भी दे सकते थे ऐसे, अगर आप ऐसे ये पूछा जाए जैसे इसमें कितने बन सकते हैं यहां पर, तो ब्रोमीन कहां कहां जोड़ सकते हैं, देखो ब्रोमीन हम यहां जोड़ सकते हैं CH2
Br CH Br CS2 CS3। दूसरा ब्रोमीन हम यहां भी जोड़ सकते हैं, CS3 CH CBr2 CH2 CS3। ब्रोमीन हम यहां भी जोड़ सकते हैं, CS3 CH Br CH Br CS3। और ब्रोमीन हम यहां भी जोड़ सकते हैं, यहां पर CS3 CH Br CH2 CS2 Br। अब इसमें इसको फिक्स नहीं, अर्थात ये R और S दोनों होने के चांसेस है। तो एक तो ये खुद R और S दोनों होने के चांसेस हैं। अब इसके आइसोमर आप काउंट करेंगे, याद रखिएगा, आप फिक्स न करें। तो इसमें एक काइडल कार्बन है जिसके R और S दोनों होने के चांसेस हैं, ये R भी हो सकता है और S भी हो सकता है, इसके दो आइसोमर्स। यहाँ पर कोई काइडल कार्बन एटम नहीं है, तो ये जीवन में अकेला रहेगा। इसमें दो काइडल कार्बन एटम है, लेकिन ये बीच से सिमेट्री है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इसके तीन आइसोमर्स बनेंगे, इसके दो बनेंगे ऑप्टिकली एक्टिव और एक बनेगा मीजो ऑप्टिकली इनएक्टिव। आइसोमर्स आप काउंट करना। इसमें देखो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो यहाँ पर काइडल कार्बन एटम है, इसके दो आइसोमर बनने के चांसेस हैं और दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। यहाँ पर ये ऑप्टिकली एक्टिव दोनों होंगे। अगर इसमें पूछा जाए यही काइडल आइसोमर कितने बनेंगे, तो यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव, ध्यान से देखिएगा, इसका ये ऑप्टिकली एक्टिव दोनों हैं, ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं, ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं, तो इस केस में यही जवाब होता ऑप्टिकली एक्टिव या काइरल, जवाब होता 6। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव या ए काइरल जवाब पूछते, जवाब होता इसका। बाकी जो बचे कितने बने बताओ, यहाँ पर 2 1 3 3 6 2 8, तो बाकी बचे 2। कोई आपसे पूछे इसमें मीजो आइसोमर्स, इनएक्टिव तो 2 हैं, लेकिन मीजो कौन सा है, तो याद रखिएगा ये मीजो नहीं है, इसके 3 आइसोमर्स में से एक मीजो है, इसका मीजो आइसोमर्स 1 होगा। कैसे भी पूछा जा सकता आपसे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, इंटीजर का क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, अब कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन है, इसे जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ओके, ये कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको हैलोजन डेरिवेटिव रिवाइज करना चाहता हूं इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम पहले क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन आपने देखा ये होता है, साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन नहीं, मैंने बेंजीन बना दिया, बेंजीन की याद आ गई। ओके, Br2HNU के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये ब्रोमिनेशन रिएक्शन होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, जिसमें ये बन जाता है, एक ही स्थान पे बन जाता है ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, ये बन जाता है ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, फिर बेंजीन बन गया। 6 मेंबर की रिंग बनते ही हाथ बेंजीन बनाता है, ये बन गया ब्रोमो। अब KCN से रिएक्शन कराएंगे तो हम सब जानते हैं KCN जो होता है उसका ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है, इसका CN अटैक करता है। अगर यहीं पर AgCN होता तो ये NC बनता। KCN क्या करता है, KCN जो होता है आसानी से आयोनाइज हो जाता है K+ और CN- में, तो यहाँ पर C- के अटैक होने से साइनाइड बनता है। लेकिन अगर AgCN कभी लिखा हो तो ये आसानी से आयोनाइज नहीं होता, इनके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर थोड़ा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये आइसोसाइनाइड बनाते हैं, इस बात को याद रखना। ओके, KCN से रिएक्शन करेंगे तो ये बन जाएगा साइनोबेंजीन, और साइनोबेंजीन का रिएक्शन, फिर बेंजीन बना दिया, साइनोबेंजीन का रिएक्शन ये साइनोसाइक्लोहेक्सेन, KCN का रिएक्शन ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन से करेंगे तो बन जाएगा साइनोसाइक्लोहेक्सेन। साइनाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल। अब NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं इसका, है ना, डाइल्यूट NaOH के साथ, NaOH के साथ हम रिएक्शन कराते हैं यहाँ पर NaOH और वाटर डाइल्यूट, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं वाटर H3O+, तो इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है और हाइड्रोलिसिस के बाद बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और चूंकि बेस है तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। फिर इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा ये कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस टेक्निक द्वारा, इसमें फ्री रेडिकल बनता है
ये साइक्लोहेक्सेन फ्री रेडिकल बीच में बनता है और जिसकी वजह से ये बन जाता है, ये दो साइक्लोहेक्सेन के रिंग जुड़ जाते हैं। अच्छा, फिर ये यहाँ पर ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन का सोडियम ईथर से रिएक्शन कराते हैं, तो इस रिएक्शन को कहते हैं उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन में क्या हो जाता है कि दो आर ग्रुप आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये बन जाता है दो साइक्लोहेक्साइल ग्रुप आपस में जुड़ जाते हैं, ये उर्ज रिएक्शन है। फिर SO2Cl2HNu या इसे कहें Cl2HNu, दोनों ही क्या करते हैं, क्लोरीनेशन करते हैं। और ये क्लोरीनेशन कहाँ पर होने के चांसेस हैं, याद रखिएगा, इसके क्लोरीनेशन में ये 3 डिग्री कार्बन पे भी होने के चांसेस हैं और इसके क्लोरीनेशन और जगहों पर। अच्छा, Cl2HNu जो होता है ये तो क्या करता है कि सेलेक्टिविटी इसकी जो होती है बहुत कम होती है, तो कई जगह क्लोरीनेशन कर सकता है। लेकिन SO2Cl2 जो होता है ये ज़्यादा डिग्री वाले मोर रिएक्टिव हाइड्रोजन पर ही रिएक्शन करता है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा। अच्छा, जब उड्स रिएक्शन होता है तो इसने बता रखा है कि यहाँ पर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी हो रहा है, तो सोडियम ट्राइथाइरिस के साथ रिएक्शन करेंगे। यहाँ पर जब दो फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करने आते हैं तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन के साथ में डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी बनता है, तो एक बन जाता है यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन और दूसरा बन जाता है साइक्लोहेक्सीन। इसमें साइक्लोहेक्सीन वही है जो NBS से रिएक्शन करता है, और NBS क्या करता है, एलाइलिक और बेंजाइलिक हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है, अर्थात E आपका साइक्लोहेक्सीन है। और फिर ये साइक्लोहेक्सीन पर ब्रोमीन जुड़ जाएगा ब्रोमिनेशन मेथड द्वारा, अभी अभी आपने पढ़ा था, ये बन जाएगा ब्रोमोसाइक्लोहेक्सीन। जी, ये N-ब्रोमोसक्सिनामाइड, ये फ्री रेडिकल उड्स रिएक्शन जो होता है फ्री रेडिकल और आयनिक मेथड द्वारा दोनों होता है, जिसमें आपने पढ़ा है कि एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अगर आप सोडियम के साथ कराते हैं तो दो एल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ जाते हैं, ये बन जाता है एल्केन। ठीक है, यहां पर ये एल्काइल ब्रोमाइड का रिएक्शन केवेट के साथ हीट करेंगे, तो केवेट के साथ हीट करने पर यहां पर साइक्लोहेक्सीन का फॉर्मेशन होगा, साइक्लोहेक्सीन। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी एक मिस्टेक कर दी है, एक बार मिस्टेक में करेक्शन कर दूं। यहाँ पर साइनाइड के साथ H3O+ पहले ही ले रखा है, तो साइनाइड के साथ अगर H3O+ ले लेगा तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, इसे करेक्शन करें। ये वैसे आपके दिमाग में आया होगा पर दूर से आप गुस्सा रहे होंगे, सोच रहे होंगे कैसे सर को बताऊं, तो ये आपने बता दिया जी। NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये बन जाएगा सॉल्ट। बिल्कुल, ये KCN पहले है और उसके साथ में H3O+ भी है, याद रखना। नेक्स्ट, फिर एल्काइल ब्रोमाइड का रिएक्शन केवेट के साथ कराएंगे तो बनेगा साइक्लोहेक्सीन, और साइक्लोहेक्सीन का ओजोनोलिसिस करा रहे हैं तो ये ओजोन के बाद बन जाएगा। अच्छा, वाटर के प्रेजेंस में, ओजोन वाटर है, यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट नहीं लिया गया, इसमें साइड में H2O2 बनता है, तो वो H2O2 क्या करता है, अगर किसी कार्बन पर हाइड्रोजन है तो वो उसको एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है, तो ये बन जाएगा हेक्सेन 1,6-डाइओइक एसिड, ये बनेगा। ये फर्स्ट से बन जाएगा ये, और सेकंड से बन जाएगा आपका ये, और थर्ड इसको अगर हम हीट करते हैं, याद रखिएगा, तो जब भी 1,6-डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं तो एक CO2 और एक वाटर बाहर निकल जाता है, ये आप जानते हैं, CO2 निकलेगा और वाटर बाहर निकलेगा और हमें बन जाएगा साइक्लोपेंटेनॉल। 1,6-डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं तो बन जाता है साइक्लोपेंटेनोन, ये बना आई। ये मैंने इसी में थोड़ा जगह कम थी, मैंने बना दिया। ये सारे रिएक्शन आपने पढ़ा होगा। ये ब्रोमीन HNu के साथ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बनता है। सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं एल्काइल हैलाइड का, तो उर्ज रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, जिसमें दो R ग्रुप मिलकर RR बना देते हैं। इसमें थोड़ी बहुत मात्रा एल्कीन और एल्केन का भी बनता है एज ए डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट। ओके, ये आप जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अच्छा, एल्काइल ब्रोमाइड का रिएक्शन KCN से कराते हैं वाटर की प्रेजेंस में, तो KCN पहले CN लाता है, वाटर वहाँ पर COOH में कन्वर्ट कर देता है। पहला मैकेनिज्म SN2 है, दूसरा मैकेनिज्म हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड है, ओके, या ऑक्सीडेशन ऑफ साइनाइड है। और जैसे ये एसिड बन जाता है, एसिड रिएक्शन NaOH के साथ कराते हैं तो ये एसिड बेस रिएक्शन है। और फिर H का रिएक्शन, यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस, इस रिएक्शन को कहते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, या तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस या तो उर्ज रिएक्शन,
आपके एग्जाम में आ सकता है, या तो हेलोजिनेशन, यहां से हेलोजिनेशन, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस और ओज रिएक्शन में से एक आ रहा है एडवांस में। नेक्स्ट अब क्वेश्चन पूछा आई क्या, अच्छा आई के बारे में बता दिया, और आई हम बता चुके थे कि आई साइक्लोहेक्सी है, आई है साइक्लोपेंटेनोन। अब आई का रिएक्शन NH2OH के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, जरा से एक बार देख लेते हैं। चलिए हम यहाँ पर बनाते हैं कि अगर NH2OH के साथ कराते हैं, pH 4.5 से 5.5 के बीच में रखते हैं, यहाँ पर हीटिंग, यहाँ पर बोर्ड में मिसिंग है, आपके PPT में दिया गया होगा, हीट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बन जाता है ये ऑक्साइन, साइक्लोपेंटेन ऑक्साइन। और साइक्लोपेंटेन ऑक्साइन का रिएक्शन अगर हम PCl5 के साथ कराते हैं, PCl5 के साथ, तो ये बेकमैन रीअरेंजमेंट के द्वारा ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन, 6 मेंबर का साइक्लिक एमाइड, ये, जबकि यहां पर ये बना रखा, अर्थात द रिएक्शन करेक्टली नॉट मैच विद द मेजर प्रोडक्ट, ये मैच नहीं कर रहा, ए नॉट मैच। फिर इसके बाद ए का रिएक्शन NaOH के साथ कराते हैं, चलो ये ए जगह कम है, यहां पर हम करके देखते हैं, यहां पर साइक्लोपेंटेनोन का रिएक्शन अगर हम NaOH के साथ कराते हैं तो ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन द्वारा, इनमें एल्डोल NaOH और हीट, क्या बनेगा याद रखिएगा। इसमें होता क्या है, आपने इसका ट्रिक सीखा है कि सबसे पहले इसका अल्फा कार्बन इसके कार्बोनाइल कार्बन से जुड़ता है, फिर धीरे धीरे ये कार्बोनाइल से ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है और इनके बीच में ये इस प्रकार से जुड़ जाता है। ये आपने पढ़ा है शायद ऐसे कि एक का कार्बोनाइल एक का अल्फा आपस में अटैक करता है, ऐसे यहाँ से दोनों हाइड्रोजन, पहला हाइड्रोजन बेस ले जाएगा, फिर यहाँ OH आएगा, ये दोनों हाइड्रोजन और ये O बाहर निकल जाते हैं और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में ये बन जाएगा, ये एल्डोल कंडेंसेशन। अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो आप एल्डोल रिएक्शन पर एक फ्री एपिसोड दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन का, हमारे E2 के वेबसाइट पे। ओके, फिर इसके बाद में इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, हाँ N2H4H2O2। याद रखिएगा यहाँ आप कंफ्यूज होंगे, N2H4H2O2 जो होता है ये एल्कीन को रिड्यूस करता है, और एक होता है N2H4H2O2, NaOH बेस और वाटर, या लिखा हो N2H4NOH माइनस एन वाटर, या सिर्फ लिखा हो N2H4NO माइनस OH माइनस। ये क्या करता है, कार्बोनाइल ग्रुप को हाइड्रोकार्बन में रिड्यूस करता है, इसे कहते हैं वुल्फ कीस्नर रिडक्शन। लेकिन यहाँ पर N2H4H2O2 है, ये दोनों मिलकर के आपस में बनाते हैं डाईइमाइन, और डाईइमाइन प्लस H2O 2, इसका एक O यहाँ से 2 हाइड्रोजन को निकाल लेता है, H2O बना लेता है, और ये डाईइमाइन से 2 हाइड्रोजन निकलते हैं और वो एल्कीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस करते हैं, तो इसका प्रोडक्ट बनना चाहिए ये। लेकिन प्रोडक्ट में क्या दे रखा है, इसने कीटोन को रिड्यूस कर रखा है, डबल बॉन्ड बचा रखा है, अर्थात ये भी रॉन्ग है, तो आंसर ये भी करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट अगला रिएक्शन, अगला इसमें देखिए हम लोग, अगर हम लोग साइक्लोकीटोन का इसका रिएक्शन, साइक्लोहेक्सेनोन का रिएक्शन ट्राइफिनाइल फास्फीन के साथ कराते हैं तो ये ऑक्सीजन ट्राइफिनाइल फास्फीन यहाँ से बाहर निकल जाता है और ये बन जाएगा, फिर HOCl के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो HOCl के साथ रिएक्शन करने पर यहाँ पर OH और यहाँ पर Cl आ जाएगा बेटा, यहाँ पर OH और यहाँ पर Cl। फिर SbCl5 से रिएक्शन कराएंगे तो SbCl5 है ना, यहाँ से Cl को निकाल लेगा और यहाँ केटायन बनेगा और ये रिंग एक्सपैंड कर जाएगा।
ये रिंग एक्सपैंड कर जाएगा एंड वी गेट दिस साइक्लोहेक्से। तो नन ऑफ दीज, सारे इनकरेक्ट। ओके, सारे ही इसके इनकरेक्ट हैं। तो द रिएक्शंस करेक्टली नॉट मेट, ऑल आर नॉट, मतलब सभी, यहाँ लिखना चाहिए ऑल, ये गलत लिख दिया है नन ऑफ दीज की जगह पर कोई बात नहीं है। आपको रिएक्शन, इस रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन कहते हैं? ये इस रिएक्शन को कहते हैं विटिंग रिएक्शन, जिसमें हम ट्राइफिनाइल फास्फीन और कीटोन को मिला करके एल्कीन बनाते हैं। और HOCl इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, जिसमें OH और Cl का एडिशन रिएक्शन। SbCl5 आपने पढ़ा होगा कि Cl को निकालेगा और फिर यहाँ पर कार्बोकेटायन ये जो बने गए रिंग एक्सपेंशन के द्वारा ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाए। तो ये हुआ इसका आंसर A, B, C, तीनों ही नॉट तो जो है करेक्टली मैच कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। प्रोडक्ट G इज रेसमिक मिक्सचर। प्रोडक्ट G क्या है? G, वेर इज G? हाँ G, ये रेसमिक मिक्सचर बनेगा, बिल्कुल। यहाँ पर काइडल कार्बन है तो इसके R और S दोनों बनने के चांसेस हैं, तो ये प्रोडक्ट G जो है रेसमिक मिक्सचर बनेगा। प्रोडक्ट G इज रेसमिक मिक्सचर, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि काइडल कार्बन बनेगा। नेक्स्ट, प्रोडक्ट E इज 3 डिग्री हैलाइड। प्रोडक्ट E के बारे में बात करें, बार बार पलटना पड़ रहा है। E 3 डिग्री हैलाइड होगा? नहीं, प्रोडक्ट E एल्कीन है, ये तो इनकरेक्ट है। प्रोडक्ट F इज 3 डिग्री हैलाइड, सॉरी, F इज 3 डिग्री हैलाइड, ये तो करेक्ट, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। कहां गया F? ज्यादा पीछे चले गए। F, वेयर इज F? F 3 डिग्री है तो करेक्ट स्टेटमेंट है, बिल्कुल। ये तो F भी करेक्ट स्टेटमेंट है। प्रोडक्ट A, B, C, D, E, F आर ऑप्टिकली एक्टिव। प्रोडक्ट A ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट A ऑप्टिकली क्या है? इनएक्टिव। ओके, तो ये भी A बोला ऑप्टिकली एक्टिव, तो A ही गलत है, तो बाकी B, C, D देखने नहीं, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नो प्रोडक्ट A2H कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। A2H कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नो प्रोडक्ट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। A2H, ये A है, A ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं करेगा, H भी नहीं शो करेगा, कोई भी प्रोडक्ट ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। इसका मतलब कि ये सही स्टेटमेंट बोल रहा है, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब आंसर इसका C करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, द रिएक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इन एबव रिएक्शन। इसमें किसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं होता? पहले D2A कन्वर्जन क्या है? D2A, ये रहा D, नहीं B2A होना चाहिए। D2A तो हम कन्वर्जन नहीं कर रहे हैं। D2A का कन्वर्जन रिएक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, A2CDE। हाँ, तो जल्दी से ये 5 वाला 6 वाले में D से A कन्वर्जन, द रिएक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इन एबव रिएक्शन। D2A कन्वर्जन है ही नहीं, ये क्वेश्चन गलत हो गया। कहां गया D? D2A का कन्वर्जन तो है ही नहीं, D से A तो, अच्छा ये D तो यही साइक्लोहेक्सेन एक प्रकार का D ही है। हाँ, D से A कन्वर्जन ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये तो करेक्ट।
विच ऑफ द फॉलोइंग द रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होता है, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन डी उधर भी है उधर भी है, यहां से हमने पता लगाया डी। अगला ये भी डी है और ये भी डी बना, हमने ई से डी का अंदाजा लगा लिया, क्वेश्चन अच्छा था। नेक्स्ट अगला H2C, H से C, वेयर इज H? H से C, हाँ इसमें तो फ्री रेडिकल होता है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में फ्री रेडिकल होता है, तो H2C भी फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। ओके नेक्स्ट ACDE, A2CDE, A2CDE, A से C D E, ये तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और आयनिक दोनों मैकेनिज्म इन्वॉल्व करता है। सोडियम और क्या है B2H, B2H एसिड बेस रिएक्शन, ये फ्री रेडिकल इन्वॉल्व नहीं करता, इसमें तो फ्री रेडिकल और आयनिक दोनों होता है। A2CDE ये तो होता है, तो आंसर B2H होना चाहिए। थोड़ा सा हम जो है हाँ B2H, आंसर शुड बी B2H। तो इसी के साथ ये डिस्कशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं, इंपॉर्टेंट। ओके अपना अपनी फैमिली का ध्यान दे और पक्का यकीन रखना, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो 100%, कंसेप्ट यदि आपका क्लियर है तो 100% आप क्वेश्चन करेक्ट कर लेंगे। बस विश्वास रखना अपने कंसेप्ट पर, एक एक स्टेप के आगे बढ़ना, एक एक स्टेप के द्वारा आगे बढ़ना। देखो मंजिल देख के घबराना नहीं, आपको पहला कदम कैसे रखना, पहला कदम फिर दूसरा फिर तीसरा फिर 14, स्टेप बाय स्टेप चलते रहना, क्वेश्चन ऑटोमेटिक सही होगा। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर योरसेल्फ योर फैमिली।